हाँ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या चैप्टर का नाम है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है। मैटर में पदार्थ होता है। मैटर में क्या होता है? पदार्थ। सराउंडिंग मैंने चारों ओर। मैटर इन आवर सराउंडिंग मैंने हमारे चारों तरफ जितने मैटर्स हैं। तो पहला इसमें बात आ गई मैटर। मैटर किसे कहेंगे? मैटर किसे कहेंगे? मैटर मैंने हिंदी में पदार्थ कहेंगे। सब्सटेंस मैंने भी प्रति होता है, पदार्थ होता है। मैटर मैंने पदार्थ किसे कहेंगे? देखो, नॉर्मल सी परिभाषा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, है ना? या जिसमें भार हो, जिसमें क्या हो? भार हो, और जो जगह छेके। समझ रहे? मैटर किसे कहते हैं? मैटर हिंदी में बोले तो वैसा मैटर वह है यानी पदार्थ वह चीज़ है, वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान हो। क्या हो? द्रव्यमान हो। हिंदी में द्रव्यमान हो, इंग्लिश में बोलेंगे विच हैव सम मास, है ना? जिसमें जो जगह छेके। क्या? जगह छेके। या तो अगर ऐसा नहीं हो तो जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों समझते हो? सेंस ऑर्गन 5 है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ऑर्गन है आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग। ठीक है। ये ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, या तो अनुभव कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं पदार्थ। तो देखो, समझ में आया? अब आते हैं इंग्लिश में। मैटर, चलो अपना पढ़ाई करो। द सब्सटेंस विच, अभी लिखना नहीं, मैं बस लिखाऊंगा, पहले समझ लो। द सब्सटेंस विच हैव सम मास, है ना, विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड विच कैन बी सीन और एक्सपीरियंस विद आवर सेंस ऑर्गन, इन्होंने मैटर। समझ में आया? तो लिखो मैटर। देखो मैटर, लिखो द थिंग विच हैव सम मास, द थिंग विच हैव सम मास, द थिंग विच हैव सम मास, तेजी में लिखेगा, कॉमा, विच ऑक्यूपाई स्पेस, विच ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई OCCUPPY, which occupy space, comma, and which can be seen by, which can be seen and experienced, which can be seen and experienced with our sense organs, which can be seen or experienced with our sense organ, is called matter. It's called matter. It's called matter. नीचे पॉइंट जगह लिखो, matter also offers resistance. रेजिस्टेंस समझते हो? जैसे कि देखो, दीवार पर हम मारेंगे, है ना, तो हम दीवार में मारेंगे तो हमको चोट लगेगा या नहीं लगेगा? चलेगा, लगेगा ना? मार के देखो, पता चलेगा, चोट लगेगा। मतलब वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, मैंने हम मारे तो विरोध कर रहा है। जैसे कि देखो, हम किसी स्टूडेंट को मारे, वो चुपचाप सह ले, तो रेजिस्टेंस ऑफर नहीं किया। लेकिन आज के बच्चे क्या है, मार दोगे तो डायरेक्टली पूछ देगा, सर क्यों मारे, आपका क्या हक है कि मार देने का? तो आज के बच्चे रेजिस्टेंस ऑफर कर देते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। आज के तो गार्जियन भी तुम्हारे पास आ जाएंगे, सर मेरे बच्चे को आपने क्यों मार दिया? आज के पता नहीं, गार्जियन को अपने बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। और हम लोग के ज़माने में ऐसा नहीं था। टीचर अगर कितना भी बच्चे को मार दे, गार्जियन उसके पास, टीचर के पास एक कभी नहीं पूछेगा कि सर आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा। हम जानते हैं कि इसका बहुत सारा नाजायज़ फ़ायदा नाजायज़ टीचर करते थे कि बच्चे को बहुत गलत तरीके से पीड़ा जाता था। लेकिन फिर भी पहले ये संस्कार था, ये लोगों में ये बातें थी, ये नहीं होता था। लेकिन आज तो एक डंडा लगने पे भी गार्जियन के पास, कभी कभी तो FIR तक आज टीचर कर देते, टीचर पे कर दिया जाता है। आज ऐसे सब नौबत आ गई है। तो बहुत सारे टीचर के लोग बच्चे को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब न पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो। और आप तो देखे ना, ऑनलाइन के ज़माना, टीचर भी सामने रहता है। टीचर लंदन में है, बच्चा कहीं और है, और बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आज ऐसे ऐसे ज़माने आ गए, क्या कर सकते हैं? तो मारने की तो दूर तक बात नहीं आती। तो लंदन से कैसे डंडा लगाएगा? अब ऑनलाइन डंडा भी चलाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। ऑनलाइन डंडा चलाएगा क्या? सोनम, ऑनलाइन डंडा चलाएगा? अरे ऑनलाइन पढ़ा देगा, लेकिन ऑनलाइन इतना बड़ा डंडा रखेगा कि बस जहाँ जाएगा डंडा खुलेगा? नहीं हो सकता।
तो ऑफर रेजिस्टेंस का मतलब ये सब समझाते हैं। जो रेजिस्टेंस ऑफर करे, जो उसको अपने आप को प्रतिरोध करे, उसे मैटर, हर चीज़, हर मैटर प्रतिरोध करेगा। जैसे कांच पे तुम मारोगे, कांच फूट जाएगा, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ सहने की क्षमता उसमें है। उस सहने की क्षमता से ज़्यादा अगर ताकत लग गया तो भले फूट जाएगा। तो समझ में आ गया? मैटर आल्सो ऑफर्ड रेजिस्टेंस, मैंने प्रतिरोध थोड़ा सा उत्पन्न करता है उसमें। एग्जाम्पल में देखो, लिख लो एयर। अब तुमको कहोगे कि सर एयर तो हमको दिखता नहीं है, हवा दिखता है क्या? तो हवा मैटर है कि नहीं? लेकिन मैटर है, काहे कि हवा को हम फील कर सकते हैं। अभी देखो फैन बंद कर दूंगा तो पता चल जाएगा तुमको हवा जगह था। इतने नहीं, नाक मुंह बंद कर लो, पता चल जाएगा कि हवा था कि नहीं था, है? तो हवा को हम लोग फील कर सकते हैं। ऐसा नहीं, हवा में मास भी होता है, जो कि हम एक क्या बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ है। एक खाली बैलून को नापते हैं और एक हवा भर के बैलून को नापते हैं। तो हवा भरा हुआ बैलून का वजन ज़्यादा होता है। इतने नहीं, अब मैं मुंह से जो फूका हवा बैलून में जाके भर गया, बैलून पहले इतना को था ना, मैं फूका तो इतना बड़ा हो गया, तो जगह भी शेखा ना। तो वो सभी गुण है। फिर देखो हम मैटर है कि नहीं, ये बेंच मैटर है कि नहीं, तो ये सब मैटर। एग्जाम्पल लिखो, चेयर, टेबल, फैन, एयर, वाटर, एटीसी, ये सब मैटर हो गया तुम्हारा। समझ में आएगा? फिर से बात बार, मैटर किसे कहते हैं? द सब्सटेंस या द थिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, विच हैव सम मास एंड विच कैन आल्सो सीन एंड एक्सपीरियंस विद आवर सेंस ऑर्गन, इन्होंने मैटर। मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अगला लिखो सब्सटेंस। देखो मैटर और सब्सटेंस दोनों एक प्रकार का सेम ही चीज़ है, लेकिन सब्सटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। अकॉर्डिंग टू कुछ केमिस्ट लोगों के अनुसार, केमिस्ट्री वाले के लोगों के अनुसार थोड़ा सा अंतर सब्सटेंस में है। मेरे अनुसार से दोनों सेम ही चीज़ है, मेरे अनुसार से दोनों, लेकिन पता नहीं तिल का ताड़ बनाने का लोगों को आदत है। तो देखो सब्सटेंस, सब्सटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर, ये भी एक मैटर का प्रकार है। सब्सटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर, सब लोग देख लो बेटा तब तक। The substance is a kind of matter. Substance is a kind of matter that cannot be separated. Substance is a kind of matter that cannot be separated into other kinds of matter. हाँ, separated मैंने अलग होना, separated अलग करना। The substance is a kind of matter that cannot be separated into other kind of matters. into other kind of matter by any physical process. फिजिकल प्रोसेस समझते हो? मैंने भौतिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया में गर्म करना, ठंडा करना, ठीक है, दबा देना, हथौड़ा से फोड़ देना, समझ गए? ये सब फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन अगर किसी चीज़ में केमिकल रिएक्शन करवा देंगे, एसिड में डाल देंगे, गर्म कर देंगे, ये करेंगे, तो सब क्या हो गया? केमिकल प्रोसेस हो गया। जब रिएक्शन करवा देंगे, फिजिकल प्रोसेस मैंने, है ना, मैंने हथौड़ा से पीटेंगे, दबाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे, भौतिक प्रक्रिया, उसे कहेंगे फिजिकल प्रोसेस से। इसको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। किसको? सब्सटेंस को। सब्सटेंस मैटर का एक ग्रुप है दैट कैनॉट बी सेपरेटेड टू अदर काइंड ऑफ मैटर। एक मैटर से दूसरे मैटर में ट्रांसफर नहीं हो। जैसे लकड़ी है, लकड़ी से लोहा बन जाएगा? नहीं होगा। तो ये सब्सटेंस होता है ना। अब देखो मैटर जब है तो मैंने बताया मैटर के बहुत सारे गुण होंगे। क्या होंगे? मैटर के बहुत सारे गुण होंगे। अब क्या क्या गुण है पहले समझ लो। मैटर, सबसे पहले जितना भी मैटर्स हैं वो बहुत छोटे 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 कण से मिलकर बने होते हैं। वेरी 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 टीनी पार्टिकल्स। पता है ना तुमको? आगे जाकर इसी क्लास 9 में बताएंगे कि मैटर का सबसे छोटा कण होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। किसके? अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन के अनुसार सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो होता है एटम। क्या होता है? एटम मैंने होता है परमाणु। तो जी परमाणु। जॉन डाल्टन के अनुसार सबसे छोटा कण एटम होता है। और जॉन डाल्टन बताए थे कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। लेकिन साइंस और भी आगे बढ़ चुका है और आज हम लोग जानते हैं कि एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं। और जनरली एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है। कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स है? 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है। पहला है इलेक्ट्रॉन। ध्यान जाओ बेटा, बहुत जरूरी है। पहला फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। इसको सिंबल है ई, जिसमें मास होता है 0, मास होता है, चार्ज होता है -1। ठीक है। दूसरा है प्रोटॉन। क्या है? प्रोटॉन। स्मॉल पी से जोड़ करेंगे, चार्ज भी 1, मास भी 1। और न्यूट्रॉन।
है ना। इसका जो मास जो होता है 1 होता है, मास क्या होता है, लेकिन चार्ज 0 हो जाता है। चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ये तीनों के तीनों एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है। आगे जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, या बहुत सारे तो मैं पढ़ा भी चुका हूँ। एटम का जनरली शेप स्फेरिकल माना गया है। क्या माना गया है, और स्फेरिकल के बीच में एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस का खोज रदरफोर्ड ने किया था। पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड, है ना। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। आगे सब डिटेल क्लास 9 में ही पढ़ना है। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसने इसका ये किया था, डिस्कवरी किया था। और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं, सेटेलाइट। इसलिए किसी भी एटम का या किसी भी सब्सटेंस का जितना भी मास होता है सेंटर पे सेटेलाइट रहता है। काहे कि बाहर जो रहते हैं इसके बाद में इलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होते हैं। कैसे रहते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं। इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। बेटा क्या इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन में कुछ मास नहीं होता है। जितना भी मास होता है या तो प्रोटॉन में मास होगा या तो न्यूट्रॉन में मास होगा, इलेक्ट्रॉन में मास नहीं होता है। इसलिए टोटल मास ऑफ द एटम इज सेंट्रलाइज्ड इन द न्यूक्लियस। तो ठीक है सर, आगे जाके इसका डिटेल जानकारी पढ़ाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के कितना फंडामेंटल पार्टिकल, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जाके हायर स्टडी करोगे तो इस एटम्स के और भी पार्टिकल्स होते हैं। आगे जाके बहुत सारे टीचरों ने बताया था, न्यूट्रिनो होता है, पॉजिट्रिनो होता है, पॉजिटिव पाई न्यूट्रिनो होता है, निगेटिव पाई न्यूट्रिनो होता है। ऐसे 21 पार्टिकल्स होते हैं। कितना, 21 पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के अंदर। लेकिन हमको अभी मैटर पढ़ा रहा है, तो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम्स। एटम मैंने हिंदी में कहते हैं परमाणु। बहुत सारे एटम्स मिलके मोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, उससे अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मैटर द सब्सटेंस विच ऑक्युपाई स्पेस विच हैव सम मास विच कैन बी सीन एंड एक्सपीरियंस विद आवर सेंस ऑर्गन इज नोन एज मैटर। मैटर के एग्जांपल लिख लिया होगा, चेयर, टेबल, बेंच, एयर, वाटर, इटीसी। अभी मैटर के बहुत सारे गुण होगा, तो मैं इस बातों पे था पहला गुण पर। मैटर के जो छोटे छोटे कण होते हैं बेटा, है ना, तो मैटर कोई भी मैटर हो, चाहे देखो बेंचे है, लकड़ी के दुकान में जाना, लकड़ी के दुकान में देखना बहुत सारे छोटे छोटे पुन्नी निकल में आएगा। इतना से नहीं समझ में आया तो ये जो खली देख रहे हो ना, ये जो लिखा रहा है, कैसे लिखा रहा है, ये छोटे छोटे कण जो है ना, ये इसमें टूट के लिखा रहे हैं, इसी से ही उग रहा है। ठीक है, अगर इसको चूट दे तो एकदम बारीक बारीक कण हो जाएगी। ऐसा ऐसा कण भी हो जाएगी जो हमको आंखों से दिखेगा। तो इसी से ये बन के ये बना है ना। ईटा देख रहे हो, ईटा को चूट दो तो छोटे छोटे कण बन जाएगा बेटा। सीमेंट देखिए रहे हो, सीमेंट तो बगल में होगा भी, देख लेना, एकदम छोटा छोटा बारीक कण हो जाती है। तो सीमेंट से देखो पूरा ये बन गया है सब, ये सीमेंट से बना ना। तो सीमेंट कितना बारीक कण होगा, दिख जाएगा उसका कण। कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, हर चीज। आदमी को देखो इतना बड़ा शरीर है, ट्रक के नीचे आकर कूद जाना, पता नहीं चलेगा कौन कौन कण था। नहीं तो मुर्गा उर्गा खाते होगा तो देखा होगा, कलेजी को देखना पीस पास के, कुछ पता नहीं चलेगा, है ना, इतना बड़ा शरीर। तो हर एक पार्टिकल जो होता है ना, छोटे छोटे कण से मिलकर होता है। तो पहला मैटर का गुण क्या हो गया कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी टीनी पार्टिकल्स, वेरी वेरी माने द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इतना छोटा पार्टिकल होते हैं कि अपने खुली आंखों से हम देख नहीं सकते हैं। समझ में आया। दूसरा गुण क्या है, पार्टिकल्स आर मेड ऑफ सो स्मॉल इमेजिन। दूसरा इसमें गुण क्या है, इस मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं इतना छोटा होते हैं, इतना छोटा होते हैं कि हम इसकी कल्पना भी, माने हमारे कल्पना से भी ज़्यादा छोटा होता है और अपने खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। नहीं तो इसका भी एग्जाम्पल तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तुम जाना, गर्मी का दिन ही है, शरबत पे शरबत घोरना, वो चीनी जो दिख रहा था शरबत में जो घोरोगे तो पता नहीं चीनी कहाँ चला गया, पता ही। इसे समझ सकते हो कि हमारे आंखों से दिख नहीं सकता। तो जब चीनी था तो दिख रहा था, पानी में घुल गया तो नहीं दिख रहा है। तो पहले दो गुण मैंने बताया मैटर का। पहला, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वेरी वेरी टीनी पार्टिकल, छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। और दूसरा मैंने बताया कि मैटर से इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी सीन विथ आवर ओपन आईज, है ना, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तीसरा, ये जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, याद है ना बेटा, ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, ये जो एक एटम्स, दो एटम, इस दो एटम के बीच में खाली स्थान होता है। क्या होता है, देयर इज ए फ्री स्पेस या देयर इज ए गैप, देयर इज ए गैप मैंने खाली जगह बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और इसका सीधा जाता सबूत है शरबत। काहे कि पानी में मैं चीनी को घोला तो पानी के एटम्स के बीच में वो जगह होगा, तभी तो चीनी का पार्टिकल उसमें घुस गया और चीनी में पार्टिकल घुस कर वो एक हो गया।
कहें कि अगर घुल के एक नहीं होता, वो खाली जगह में अगर चीनी नहीं भरता, तो मैं एक गिलास में शरबत बना रहा हूँ तो शरबत का लेवल ऊपर हो जाता, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब उस पानी में कुछ वैकेंट प्लेस थे, खाली जगह थे, उस खाली जगह पे वो चीनी का पार्टिकल क्या हो गया बेटा, बैठ गया। क्या हो गया? इससे प्रूफ हो जाता है कि किसी भी मैटर के पार्टिकल के बीच में एक खाली जगह होता है, फ्री स्पेस होता है, गैप होता है। अब देखो इसमें ये गैप कम ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू स्टेट। जब ये सॉलिड स्टेट होता है, कौन सा स्टेट होता है, तो ये गैप दो पार्टिकल के बीच में बहुत ही कम होता है। लेकिन जब ये लिक्विड स्टेट होता है तो ये गैप पार्टिकल के बीच में बड़ा हो जाता है, ठीक है। और ये जब गैस होता है तो ये पार्टिकल के बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, समझ में। इसका ये भी रीजन है बेटा, सॉलिड पार्टिकल एक जैसे लकड़ी है, ये दूसरा प्लास्टिक इसमें रख देंगे तो इसमें मिक्स नहीं होगा, काहे कि इसमें बीच में जगह नहीं है। लेकिन लिक्विड में एक दूध में पानी मिलाते हैं, जितना भी बहुत सारा दूध बेचने वाले लोग करते हैं, आराम से दूध में पानी मिलाते हैं और दूध के पैसे से आराम से पानी बेचकर दूध के बराबर पैसे कमाते हैं। तो ये आराम से जाकर मिक्स हो जाता है, क्यों? ताकि दूध के बीच में खाली जगह होगा, उस खाली जगह जाके पानी मिक्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन सॉलिड में एक गैप क्या होता है, बहुत कम होते हैं। लिक्विड में गैप बढ़ जाता है और गैस में तो बहुत ज़्यादा गैप होता है। गैस में पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। इसी पे एक प्रॉपर्टी और डिपेंड करता है बेटा। देखो ये जो गैप देख रहे हो ना, सॉलिड में एक गैप नहीं होता है, इसलिए सॉलिड वस्तु को अगर दबाएंगे तो नहीं दबेगा, मैंने सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, नहीं दबते हैं, ठीक है। कुछ सॉलिड होते हैं जो जब दब जाएंगे, जैसे रबड़ दब जाएगा, बात की बात है, लेकिन वो सॉलिड पूरी तरह से नहीं है। लेकिन अगर सॉलिड पूरी तरह से रहेगा, जो दबाएंगे तो नहीं दबेगा। क्यों नहीं दबेगा? क्योंकि उस दो पार्टिकल के बीच में गैप नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन लिक्विड देख रहे हो, लिक्विड दब जाएगा, लिक्विड दबा के देख रहे हो दब जाएगा। अब गैस तो आसानी से दब जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण है, तुम देखते हो साइकिल, हम बचपन में जब देखते थे, तुम लोग तो बच्चा है, हम भी बच्चा थे कभी, तो बच्चा में हम लोग देखते थे क्या है, हम लोग मुंह से हवा निकलता है, तो साइकिल में भी हवा ही भराता है ना। तो काहे ने कि जो देखें तब मुंह से हवा भर दें और साइकिल आराम से हवा भरा जाएगा। तो ये हवा भरा लग जाता है दुकान में, और कोई देखो हाथी लाता है, उसको दबा के भरता है ना, तब जाके हवा में टिकता है। हम मुंह से भर देंगे तो काहे नहीं होगा भाई। तो फिर बाद में समझा कि अरे साइकिल के जो टायर में ना कंप्रेसिबल हवा भरता है। कौन भरता है? कंप्रेस्ड एयर। देखना उसके बगल में मशीन होगा, और नहीं तो जो हाथ में ऐसे करने वाला होता है ना, तो उस हवा को मैं कंप्रेस करता हूँ। क्या होता है? कंप्रेस्ड एयर भरा जाता है उसमें, कोई भी टायर में प्रेस, जिसको दबाया जाता है और हवा प्रेस होता है। अच्छा, दबाया जाता है तो दबा हुआ जब भरा जाता है, इसके कारण फिर उसमें लोड भी अगर बैठेगा ना, तो देखो उसके दो पार्टिकल के बीच में जो मोलिक्यूल्स है कम कर दिया गया। क्या कम कर दिया गया? पार्टिकल के बीच में जगह कम कर दिया गया, तो आसानी से टायर में हवा भरा गया और हम लोग चले आए। लेकिन हम लोग मुंह से हवा भरेंगे तो दोनों का पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूरी था, तो तुम बैठ जाओगे, हिमांशु बैठ जाएगा, तो तुरंत टायर से दब जाएगा और फिर हम चला नहीं पाएंगे। अच्छा, हवा भरने से और खुला में क्या फ़र्क होता है? देखो, जब टायर में हवा नहीं होगा तो ज़्यादा एरिया साइकिल के रोड के साथ टच होगा, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, और हम उससे साइकिल नहीं चल पाएंगे। लेकिन हवा पूरा भर रहता है तो कम एरिया टायर रोड के संपर्क में आता है और चलाना हमको क्या हो जाती है? आसान हो जाती है, ठीक है। तो सब ध्यान, हवा भरा रहना बहुत जरूरी है। तो हम लोग किसमें भराते हैं? कंप्रेस्ड एयर में, ताकि हवा के पार्टिकल को पूरा दबा के उसके क्या होता है? कम कर दिया जाता है। और बाकी जो तुमको होगा निकलता नहीं हवा है, उसके लिए उसमें सही वॉल्व लगा रहता है। क्या रहता है? जो जाने तो देता है लेकिन आने नहीं देता है। अगर वॉल्व हटा दोगे तो तुरंत हवा निकल जाएगा। समझ में आया? तो अभी मैंने क्या क्या बताया, समझ लो। समझना बहुत जरूरी है कि मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होते हैं? गैप होते हैं, और ये गैप सॉलिड में बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल, ना के बराबर होता है। लिक्विड में एक गैप ज़्यादा होता है और गैस में तो एक गैप बहुत ज़्यादा होता है। और इसी पे डिपेंडेंट करता है कि सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, नहीं दबा सकते उसको, है ना। लिक्विड आर कंप्रेसिबल, लेकिन गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन लिक्विड, ठीक है। समझ में आया? अगला जो प्रॉपर्टी सॉलिड में, सॉलिड के जो यानी जितने भी पार्टिकल्स है ना, ध्यान सुना प्रॉपर्टी के बारे में। केमिस्ट्री पढ़ना तो समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है कि नहीं। और हम बढ़िया से समझा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, काहे कि सब हम लोग को देखा हुआ है, बहुत दिन चीज़ का पढ़ाया हुआ है। चौथा जो बातें हैं कि जितना भी पार्टिकल्स हैं मैटर का, जो सबसे छोटे छोटे कण होते हैं, और कंटिन्यूसली मूविंग, लगातार मूव करते रहते हैं, ठीक है। तुमको कुछ मेरी बातों से मुझे इत्तेफाक नहीं रखते हो, विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बात होती है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर
कंटिन्यूसली मूविंग, लगातार मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेकिन ये जो मूवमेंट है पार्टिकल के बीच में, सॉलिड के पार्टिकल में नहीं है, मैंने है बहुत कम, ना के बराबर, जो दिखता नहीं है। लिक्विड में ये पार्टिकल का मूवमेंट होता है, और इसी कारण अगर तुम पानी को गिराओगे तो अपने आप वो आगे बढ़ जाता है, फ्लो कर जाता है। इसी मूवमेंट के कारण फ्लूइडिटी होती है। क्या होती है? इसी कारण क्या होती है? फ्लूइडिटी होती है, अपने आप आया। गैस तो बस एक निकला नहीं कि तुरंत कहाँ से कहाँ चला जाए, कोई पता काहे कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, और सॉलिड में मूवमेंट बहुत कम होता है, इसलिए ये बेंच कल भी एजा था, आज भी एजा है। ठीक है, लेकिन लिक्विड अगर गिरा दोगे ना तो जिज्जा रहेगा उजा नहीं, कुछ ना कुछ जरूर बढ़ेगा आगे। काहे कि वो ताकत कहाँ से आया? वो ताकत उसके अंदर पाया जा रहा है, पार्टिकल्स में, उसके अंदर पाया जा रहा, पार्टिकल्स में आया, पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसको मूव करा दिया। समझा? अगला जो चीज है ध्यान से देखना, इधर ध्यान से सुनो। इसी जो पार्टिकल के मूवमेंट है, इसी पे डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? तो सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के बीच में बहुत कम होता है, 0 के बराबर, है ना। काइनेटिक एनर्जी कैसे ज़्यादा होगा? मूवमेंट है ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी उसमें कैसे होगा? लिक्विड में एनर्जी होता है, मूवमेंट होता है, इसलिए उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा। काइनेटिक फार्मूला होगा 12mv², आगे जाकर पढ़ाएंगे फिजिक्स में। ठीक है, और गैस में तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। और देखते करते हो, इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हो, इसी पानी को बाष्प बना कर किया जाता है। पानी का जब बाष्प बना देंगे तो उसमें सोचो कितना काइनेटिक एनर्जी होता है, वो कितना बड़ा टरबाइन को घुला देता है जी। और किस एनर्जी के कारण? काइनेटिक एनर्जी के कारण। समझ में आया? तो ये सब मैटर है। एक चीज़ और मैटर का जो कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो मूवमेंट है पार्टिकल का अंदर जिगजैग वे में होता है। क्या होता है? द पार्टिकल्स आर मूव, है ना, इन जिगजैग वे। जिगजैग समझते हो? जिगजैग माने टेढ़ा मेढ़ा, कैसे भी पर चलेगा, कैसे भी चलेगा। ठीक है, और ये जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है जिगजैग मूवमेंट, इसको एक वैज्ञानिक ने अवलोकन किया, ऑब्जर्व किया, और उसने इस मूवमेंट को अपना नाम दिया। उसे कहते हैं ब्राउनियन मोशन। कौन मोशन बोलते हैं? BROWNIAN, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो मूव करते हैं ना जिगजैग वे में, आपस एक दूसरे टकराते रहते हैं, अंदर टकराते रहते हैं, जिगजैग में मूवमेंट करते हैं। इस मोशन को क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। ठीक है, एक चीज़ और, पार्टिकल का देखो बहुत सारे पति है, किताब में बहुत सारा नहीं दे होगा, मैं अपने मन से बताता हूँ सब। ये जो पार्टिकल के भी जो मैटर्स होते हैं ना, पार्टिकल के मैटर नहीं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। चलता है, जैसे अभी देखो मान लीजिए यहाँ है, हम यहाँ हैं, तुम लोग भी यहाँ हो, तो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन लग रही है ना। क्या क्या अट्रैक्शन लग रहा है? पढ़ाई का अट्रैक्शन लग रहा है। अगर पढ़ाई का अट्रैक्शन नहीं होता तुम यहाँ नहीं होते, तुम कहीं और होते। तो उसी तरह ये सॉलिड में किसी पार्टिकल में एक पार्टिकल दो पार्टिकल नजदीक सटे हुए हैं, इसका मतलब दोनों को पकड़ के रखने वाला कुछ है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। क्या बोलते हैं? तो दो किसी भी सॉलिड के पार्टिकल, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब देखो बेटा, ये सॉलिड में ज़्यादा होता है। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? ये लिक्विड के केस में ये थोड़ा कम होता है। गैस में तो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता ही नहीं है। ठीक है, माने बहुत कम होता है। समझ में आया? तो ये सब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। चलो लिखो, तो समझ में आ गया मेरी बातें? देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। अब देख लो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, CHARACTERISTIC, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। पदार्थ के लक्षण, पदार्थ के गुण, पदार्थ के जो अपना कुछ प्रभाव रहेगा। लिखो, सबसे पहले मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी टीनी पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी टीनी पार्टिकल्स। जल्दी, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी टीनी पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी टीनी पार्टिकल्स। अगला इसी पॉइंट देखे, एंड दिस पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट, and these particles are so small that we cannot see with our open eyes. The particles are so small that, इसी में the particles are so small that
It cannot be seen with our open eyes. Particles are so small that it cannot be seen with our open eyes. लिखो, देखो, the particles of matters are continuously moving. Particles of matter are continuously moving. Spelling देखो, CONTINUOUSLY. लिख लिया स्पेलिंग? दैट सेकंड बेटा. The particles of matter are continuously moving. The particles of matters are continuously moving. ब्रैकेट देख लिखेगा. This movement of particles is negligible in solid. तेजी में. This movement of particles is negligible in solid. This movement of particles is negligible in solid. But movement in liquid is more than solid. But movement in liquid is more than solid. But movement in liquid is more than solid, and movement in gas is more than liquid. Movement in gas is more than liquid. यानी movement is maximum in gas and minimum in solid. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो बेटा. अगला लाइन में movement of particle is maximum in gas. Movement of particle is maximum in gas and minimum in solid. तीसरा बेटा, तीसरा प्रॉपर्टी में, तीसरा कैटेगरी में देखो, देयर इज ए गैप गैप के ब्रैकेट में लिखो empty space EMPTY, empty space माने खाली स्थान. empty space माने खाली स्थान. देयर इज ए गैप, ब्रैकेट में लिखो empty space between the particles of matter. चलो स्टडी करो अपना तेजी में. देयर इज ए गैप, ब्रैकेट में empty space between the particles of matter. ये भी लिख लो. This gap is maximum in gas. This gap is maximum in gas, but minimum in solid. This gap, gap and empty space, is maximum in gas, but minimum in solid. अगला कैटेगरी लिखो. The particles of matter. अगला पॉइंट देखे. The particles of matter attract each other. The particles of matter attract each other. The particles of matter attract each other. Particles of matter attract each other. डैश देख लिखो. There is डैश देख लिखो. इस पॉइंट को डैश देख लिखो ना बेटा. अरे ऐसे देख लिखो ना इसको. देखो, there is a force. There is intermolecular force. There is intermolecular force present between the particles of matter. The intermolecular force present in particles of matter. देखो, this force is maximum in solid. This force is maximum in solid. This force is maximum in solid and minimum in gas.
ठीक है, तेजी में लिखो, मिनिमम में गैस। अगला पॉइंट लिखो, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव इन ए जिगजैग वे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव इन जिगजैग। देखो जिग में बार बार दिखाओ, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव इन ए जिगजैग वे एंड दिस zigzag motion is known as Brownian motion. एक लगा स्पेलिंग है जबरी। This zigzag motion is called Brownian motion. This zigzag motion is known as Brownian motion. अगला पॉइंट लिखो, the particles of matter diffuse with each other. diffuse DIFFUSE. the particle of matter diffuse with each other. the particles of matter, एस लगा इसमें, particles of matter diffuse with each other. अब देखो एक बताते बेटा, जानकारी रखना। एक ग्राहम थे, कौन थे? वैज्ञानिक का नाम ग्राहम थे। ग्राहम ने एक डिफ्यूजन का लॉ दिया, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम ने लॉ ऑफ डिफ्यूजन बोले थे कि डिफ्यूजन जो रेट है ना, कौन कितना डिफ्यूज करेगा। डिफ्यूज मतलब तुम लोग नहीं समझ रहे हो, कल लिख तो लिया। डिफ्यूज मैंने विसरण हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? हिंदी में विसरण कहते हैं। ये जानते सब कुछ है, लेकिन तुम समझ रहे हो कि मैं डिफ्यूजन बोल किसको रहा हूँ। देखिए वो हम लोग होली खेलते हैं, हम लोग नहीं खेलते, तुम लोग खेलते होगे। हम लोग को है ना, तो हम तो होली नहीं खेलते, तुम लोग खेलते हो। डिफ्यूजन जो रेट है ना, डिफ्यूजन में क्या होता है? देखो जब हम पानी में रंग मिलाते हैं ना, तो आसानी से मिल जाता है, नहीं मिल जाता है। इसी मिलने की क्रिया को कहते हैं डिफ्यूजन। एक पार्टिकल दूसरे के साथ मिक्स हो जाना, मैंने मिक्सिंग ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इन्होंने डिफ्यूजन। ब्रैकेट लिख लो, डिफ्यूजन का परिभाषा, डिफ्यूजन का परिभाषा लिख लो ब्रैकेट में। डिफ्यूजन DIFFUSION, डिफ्यूजन माने इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। देखो दूध का पार्टिकल पानी के पार्टिकल से आसानी से मिल जाता है ना। अच्छा तुमको एक कभी देखा लोहा के पार्टिकल में मैं ये करेगा। ये बेंच देख रहे हो, बेंच देख रहे हो, बेंच पे हम बुक रख दे हैं, बेंच भी सॉलिड है और बुक भी सॉलिड है क्या? तो ये बेंच और बुक के पार्टिकल में इंटरमिक्सिंग होगा या नहीं होगा? होगा, लेकिन इतना स्लो होता है कि हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। नहीं विश्वास है तो तुम इस किताब को इस बेंच पर 2 साल के लिए छोड़ देना। कितना के लिए? तो 2 साल के बाद जब इस किताब को उठाओगे ना, तो उठाने में अधिक बल लगेगी, और देख लेना कि इसको उठाने में ताकत लगेगी। और हो सके तो कभी कभी देखते हो ना, एक जो चीज़ वस्तु पे रखा हुआ है तो उसको हथौड़ा से मार के हटाना पड़ता है, तब जाके हटता है वो। इसका क्या होता है, दोनों के जो टॉप लेयर का जो एटम्स है ना, आपस में मिल जाते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं। इसका सीधा एग्जाम्पल क्या है? चापाकल देखे हो? चापाकल आज के ज़माने में तो मोटर का ज़माना है, पर हम लोग के ज़माने में चापाकल होता था। तो चापाकल में एक नीचे का एक प्लेट होता था लोहा का, और उसके एक ऊपर का प्लेट होता था लोहा का। दोनों बहुत दिन तक कसे रहते थे, नट्स बोल्ट से कसे रहते थे, है ना। और जब कल बिगड़ जाता था तो कभी कभी खोलना पड़ता था उसको। तो जब खोलना पड़ता था ना, तो नीचे वाला ऊपर वाला इतना सट जाता है कि आसानी से निकलता। नट बोल्ट खोल भी देंगे ना तो नहीं हटता था, हथौड़ा से मार के बहुत परिश्रम करके हटाया जाता था। काई जो डिफ्यूजन हो जाता है, एक पार्टिकल पे दूसरा पार्टिकल बहुत लंबे देर तक रख जाओगे तो क्या हो जाएगा? वो डिफ्यूज कर जाएगा। तो ये डिफ्यूजन रेट है, माने इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। हिंदी में क्या कहते हैं? इसे विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण। ओके, तो ये जो डिफ्यूजन रेट है ना, ये ग्राहम जो बताए थे, डिफ्यूजन रेट है ना, डिफ्यूजन रेट मतलब 1/√D लिख लेगा। ये ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, बट डिफ्यूजन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, है ना। दिखाता हूँ मैं तुमको। तो ग्राम, इसका मतलब जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, इसका डेंसिटी, उसमें डिफ्यूजन रेट कम होगा। तो सॉलिड भारी होता है ना, लिक्विड हल्का होगा सॉलिड की अपेक्षा, तो सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए डिफ्यूजन रेट उसमें कम होगा। गैस का डेंसिटी बहुत कम होता है, इसलिए डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होता है। एक गैस में 2 गैस आसानी से मिल जाता है, पानी में दूध आसानी से मिल जाता है। तो ये जो मिलने की प्रक्रिया, पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं, इसे कहते हैं डिफ्यूजन। तो अगला पॉइंट लिखो, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर
लिख दे रहा डिफ्यूज विद ईच अदर, ये लिखा पार्टिकल्स आर डिफ्यूज विद ईच अदर। डिफ्यूजन का परिभाषा लिख लिया, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम GRAHAM, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन लिखो, देखा देखो द डिफ्यूजन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the diffusion rate is inversely proportional to a square root of the density, inversely proportional to a square root of the density of the particles. The diffusion rate is inversely proportional to the square root, पढ़े ना square root, a square root of the density of particle, a square root of the density of particle। जैसे को मैथमेटिकली लिख लो, मैथमेटिकली ये लिख लो, मैथमेटिकली, और ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, चिन्ह है, आई बटा में है इसलिए इनवर्सली हो गया, अगर ऊपर रहता तो डायरेक्टली हो जाता, समझ में आया? ये डिनोमिनेटर में ना है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 में रूट अंडर डी। ठीक है, जहाँ आर है डिफ्यूजन रेट और डी है डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, और ये रूट है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के अनुसार से डिफ्यूजन रेट होता है। मैंने इसको दूसरे भाषा में कहें तो सॉलिड में डिफ्यूजन रेट ना के बराबर होता है, मैंने बहुत कम होता है, और गैस में डिफ्यूजन रेट बहुत ज़्यादा होता है। ये एक पॉइंट और लिख लो, और आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा। देखो द डिफ्यूजन रेट इज मिनिमम इन सॉलिड, द डिफ्यूजन रेट मिनिमम इन सॉलिड, द डिफ्यूजन रेट इज मिनिमम इन सॉलिड but maximum in gas. Diffusion rate is minimum in solid but maximum in gas. Diffusion rate is minimum in solid but maximum in gas.